बंधुओं नमस्कार। आपका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। और आपके समक्ष मैं आज जिस विषय पर पॉडकास्ट या चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसके बारे में आपको मैं शीर्षक बताता हूँ। वह यह है कि विश्व स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों में शासकीय सेवाओं में किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था है। यह विषय मेरे दिमाग में इसलिए आया कि भारतवर्ष के संविधान में जब संविधान निर्मात्री सभा ने विभिन्न प्रावधानों का समावेश करने की योजना बनाई तो उन्होंने सर्वप्रथम यह प्रयास किया कि भारतवर्ष को स्वतंत्र होने यानी 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने से पूर्व जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया तो विचारकों ने सोचा कि क्यों ना यह देखा जाए कि संपूर्ण विश्व में जो विद्यमान संविधान हैं उनमें किस प्रकार के प्रावधान उपस्थित हैं। यह भी सोचा गया कि भारतवर्ष को किस प्रकार की शासन व्यवस्था के से शासित किया जाएगा। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया। तो संक्षेप में मैं कहूँ, जब भारतीय संविधान को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा के सिद्धांत के अंतर्गत एक फ्रूट बाउल फल की टोकरी की तरह से कहीं कहीं से अन्य विभिन्न प्रावधानों को एकत्र करके एक जगह ला के रख लिया और उनका भारतीयकरण और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उन्हें एक प्रारूप के रूप में बनाया और फिर उस पर चर्चा होने के उपरांत फिर उसे अंतिम रूप दिया गया। तो ये तो हो गई एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। परंतु इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 14 में जब समानता के अधिकार की बात की गई तो वहाँ पर ये देखा गया कि भारतीय समाज एक विशिष्ट प्रकार का समाज है जो विश्व के शेष समाजों से विभिन्न है। इसलिए वहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे जिनका कि 15 और अनुच्छेद 16 में विशेषीकृत रूप से व्यवस्था की गई, जो कि अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। तो यहीं से फिर समाज के विशेष वर्गों को विशेष कुछ अनुकंपा या आरक्षण देने की बात आई, जिसकी की चर्चा मैं कभी फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट में करूँगा। अभी तो चर्चा का विषय ये है कि विश्व के विभिन्न संविधानों में क्या वे अपने स्थानीय शासकीय सेवाओं में नागरिकों को आरक्षण की व्यवस्था देते हैं, जो कि भारतीय आरक्षण व्यवस्था जो कि जाति के आधार पर है या सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, उसके आधार पर वो कुछ आरक्षण की व्यवस्था करते हैं अथवा नहीं करते। तो इसको देखने के लिए सर्वप्रथम हम उन संविधानों की ओर जाएंगे जिन्हों की हम देखते हैं या जिन्हें कि हम कहते हैं कि ये भारतीय संविधान के आधार माने गए, और ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूएसएसआर जो कि अब तो संयुक्त था तब अब विभक्त भी हो गया है, यूरोप और चीन। तो इसके अतिरिक्त हम उन संविधानों का भी अध्ययन करेंगे जो कि 1947 के बाद में पार्टीशन के बाद अस्तित्व में आए, जैसे पाकिस्तान का संविधान। और इसके अतिरिक्त हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश जो 1971 में अस्तित्व में आया, और फिर ये आपका नेपाल। तो ऐसी स्थिति में हम जिन संविधानों की चर्चा करेंगे या उनकी अंतर्निहित वस्तु जो कि शासन में आरक्षण के संबंध में हैं अथवा नहीं हैं, उनकी जो पड़ताल करेंगे, उनके लिए हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, रूस, यूरोप, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के संविधान। अब सबसे पहले हम समेकित रूप से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, रूस, यूरोप और चीन के संविधानों को ले लें तो हम पाते हैं कि सभी में कहीं भी उस रीति से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जैसा कि भारत में जाति के आधार पर की गई है। वहाँ माने यहाँ के सभी संविधानों में योग्यता को प्राथमिकता दी गई है
और शैक्षिक उत्तमता को ही वहाँ पर नियोजन के लिए वरीयता दी जाती है। हाँ, वह आरक्षण करते हैं तो कहते हैं कि हम अपने नागरिकों को विदेशी नागरिकों की तुलना में वरीयता देंगे, बिकॉज उन्होंने कहा कि लोकल विल बी गिवन प्रेफरेंस in comparison to the outsiders. Otherwise, there is no other criteria so far as a reservation to be given in government services in the states of state जब मैं कह रहा हूँ तो राष्ट्र हो जाते हैं in the states of Australia, USSR, Canada, UK, यूरोप एंड चाइना। तो कहने का अर्थ हो गया कि इन सभी राष्ट्रों में जाति और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर कभी भी आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान नहीं रही है, परंतु जब अन्य प्रावधानों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा तो इससे वे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनके आकलन में भारतवर्ष की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं विभिन्न थीं। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और नेपाल की बात। पाकिस्तान 1947 में विभाजन हुआ और बांग्लादेश 1971 के बाद बना। तो मूल रूप से 71 से पहले पाकिस्तान दो पार्ट में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब तो इसे हम संयुक्त रूप से 71 से पूर्व पाकिस्तान ही मानते हैं। और वहाँ भी आरक्षण व्यवस्था जो है जाति आधार पर जैसी भारत में नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से मुस्लिम से सभी समान है और वहाँ जाति विहीन समाज की कल्पना की गई है। तो इसलिए उन्होंने यह कहा कि हम अपने यहाँ जाति आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। वहाँ पर केवल 7.5% यानी पाकिस्तान में आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत 7.5% स्थानों पर ही योग्यता आधारित चयन किए जाते हैं, परंतु उन्होंने अपने चयन के आधार को क्षेत्रीयता के आधार पर बांट दिया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान को हम विभिन्न क्षेत्रों में बांटेंगे और उन क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए हम उन क्षेत्रों से किस प्रतिशत में लोगों का चयन करेंगे, हम यह निर्धारित करेंगे। तो उन्होंने शैक्षणिक और जातीय आधार को आरक्षण का आधार नहीं माना। उन्होंने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स को ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि जो शेष 7.5% रह जाएंगे ये ओपन कैटेगरी में होंगे और 92.5 जो जॉब्स होंगे वो रीजनल कैटेगरी पर होंगे और वह रीजनल कोटे से उसमें भर्ती होगी। तो उन्होंने उन रीजनल कोटे को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने ये किया कि पंजाब से उन्होंने कहा 50% की होगी, सिंध से होगी 9% से, और जिसमें कि उन्होंने कहा कि इस 9% में रूरल एंड अर्बन को डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा 101.4% तो रूरल से होगा और 7.6% जो है वो अर्बन एरिया से होगा सिंध के बारे में। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको KPK या खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसमें से 11.5% में से होगा, बलूचिस्तान में से 6%, नॉर्दर्न एरियाज में से 4% और आज़ाद कश्मीर में से 2%। तो इस प्रकार से ये हो गया 92.5% जो कि क्षेत्रीयता के आधार पर आरक्षण होंगे। हाँ, ये तो आपका हो गया हॉरिजेंटल। अब ये वर्टिकल आरक्षण के लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए भी हम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में हैं, जो माने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जनता है या जनसंख्या है, उसमें हम 5% का आरक्षण देंगे। महिलाओं को 10% का आरक्षण देंगे, विकलांगों को 2% का आरक्षण देंगे और एक्स आर्मी पर्सनल्स को हम 10% का आरक्षण देंगे। हाँ, वहाँ पर भी 1998 से पहले SC को आरक्षण देने की व्यवस्था थी, परंतु फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट बनाया गया और इसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया कि अब SC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो FGS 5% है, ये फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट कोटा, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शासकीय सेवाओं में पहले कार्य कर चुके हैं उन्हें हम सेवाओं में नियोजन के समय 5% की वरीयता देंगे और यह 92.5% के अंतर्गत हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात हो गई। अब 1971 के बाद बन जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इसे बनाया तो 2024 और 2024 के बाद ये दो कालखंड आते हैं, माने 71 से 24 और 24 के बाद दो कालखंड आते हैं
जबकि वहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था को आकलन करने के लिए लिया जाएगा। तो 2024 से पूर्व संपूर्ण शासकीय नौकरियों में 56% पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित किए गए थे और 56% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित किए गए थे। सॉरी, तो इसको फिर से सुनिए। बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो 2024 से पूर्व टोटल 56% पदों पर आरक्षण लागू किया गया था। अब 56% आरक्षण जो लागू था उसका जो ब्रेकअप है वो इस प्रकार से है कि जिसमें से कि एक बड़ा अनुपात जो कि 30% का होता है वह फ्रीडम फाइटर्स के लिए था और 10% विभिन्न जिलों के लिए, माने इसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, विभिन्न जिलों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया था। इसमें से फिर आगे 10% महिलाओं के लिए आरक्षित था, 5% गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू तथा अन्य आते, हिंदू बौद्ध इत्यादि आते थे, उनके लिए आरक्षित किया गया था और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित किया गया था। तो इस प्रकार से 30, 20, 50, 5, 55, 56% टोटल आरक्षण किया गया था और शेष 44% जो थे वह अनारक्षित थे, सबके लिए खुले हुए थे। तो इस आरक्षण व्यवस्था में सर्वाधिक आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को किया गया था, जिन्होंने बंग मुक्ति आंदोलन में 1971 के भाग लिया था, उनके लिए 30% का आरक्षण था। परंतु 2024 में स्थानीय छात्रों द्वारा इस आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया गया और जिस विरोध के माध्यम से अंततः सरकार को, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुपालन में हुआ, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये कहा कि जो 56% आरक्षण की व्यवस्था को राज्य ने निरस्त किया है उसे हम पुनर्स्थापित करते हैं। तो छात्रों के आंदोलन के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा 56% आरक्षण के समापन को चुनौती दिए जाने पर बंगाल हाई कोर्ट ने अपास्त कर दिया और पुनः स्थापित कर दिया कि नहीं, सेवाओं में, शासकीय सेवाओं में 56% आरक्षण रहेगा। परंतु हाई कोर्ट के इस आदेश को फिर से चुनौती दी गई बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, 56% आरक्षण की व्यवस्था अब समाप्त कर दी जाती है और यह निर्णय आया 2024 में। अब इसके पश्चात 2024 के पश्चात जब उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि कोई भी आरक्षण नहीं होगा, तो अब ये हो गया कि 93% पदों पर अब मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता आधारित चयन व्यवस्था लागू की जाएगी। शेष 7% जो 7% है वह उसी में ही आपको आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान रहेगी। अब इस 7% में उन्होंने कहा कि 5% जो आरक्षण है वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको दी जाएगी। इसमें बच्चे का मतलब आता है पुत्र, पुत्री, पौत्र और प्रपौत्री। और 2% का आरक्षण बांग्लादेश के विकलांग नागरिकों के लिए रखा गया और फिर तो 5% जो रखा गया आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों के लिए, 2% का आरक्षण रखा गया विकलांग नागरिकों के लिए जो कि बांग्लादेश के ही होंगे। तो 5 और 2 7, 93% ओपन, 7% रिजर्वेशन, जिसमें से कि 5% फ्रीडम फाइटर्स के सिबलिंग्स के लिए। और इस प्रकार से अब स्थिति हो गई कि बांग्लादेश में भी जाति आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आरक्षण दिया गया है एक न्यूनतम सीमा तक। राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री के लिए और विकलांगों के लिए। तो यह भी सुनिश्चित हो गया कि न तो पाकिस्तान, न तो विभाजन से पूर्व का बांग्लादेश और न ही विभाजन से बाद का बांग्लादेश, दोनों जगह जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान थी और है। अब आ जाते हैं हम दूसरे भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल के। नेपाल में भी जैसा कि सभी जानते हैं कि लगभग 250 सालों तक राजशाही व्यवस्था रही है और 2015 में राजशाही व्यवस्था को समाप्त करके नवीन संविधान को लागू कर दिया गया। अब जब नवीन संविधान 2015 में लागू हो गया तो नवीन संविधान के प्रावधानों के अधीन सरकारी नौकरियों में जो नियुक्त होने लगी उसमें यह सिद्धांत लगाया गया कि सर्वसमावेशी आधार पर, माने कि समाज के संपूर्ण
अंगों से आने वाले लोगों को भी शासकीय सेवाओं में स्थान और जगह प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी, और जिसके आधार पर महिला, जाति समूह, जनजाति समूह, मधेसिया, दलित, दिव्यांग और पिछड़े वर्गों को निश्चित रूप से प्रतिभागिता करने का मौका दिया जाएगा। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब जो कि 2015 से पहले की नीति थी उसको नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि सर्वसमावेशी व्यवस्था लागू की जाएगी। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2015 का जो संविधान बना उसके पूर्व भी नेपाल में जातिगत आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। वह केवल महिला, जाति समूह, मधेसियों, दलितों और दिव्यांगों और पिछड़े क्षेत्र के निवासियों को प्रदान की जाती थी। तो नेपाली प्रशासन में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसलिए कम करने के लिए आरक्षण व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा था। परंतु 2015 के जो संविधान बने और इससे पूर्व भी 1990 के बाद 2006-2007 में जो सर्वसमावेशी नीति लागू हुई, उसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि अब हम सिविल सर्विस रिजर्वेशन सिस्टम 2007 में जो लागू किया गया उसमें ये देखते हैं तो पाते हैं कि 45% जो आरक्षण था वो हाशिए पर जो अवस्थित समाज के समूह हैं उनको आरक्षण दिया गया। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, 22% मधेसियों को दिया गया, 9% दलित को दिया गया और 5% विकलांग को दिया गया, और पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को 4% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर भी एक तरह से यह प्रदर्शित हो रहा है कि नेपाल भी कभी भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने का हामी नहीं रहा। उसने अन्य मानकों पर आरक्षण की व्यवस्था की और यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण न दे करके नियोजन में सर्वसमावेशित, माने समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि पर हो, चाहे वो लैंगिक दृष्टि से हो, चाहे वह क्या कहते हैं विभिन्न क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से हो, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न कारकों के आधार पर हो, उनके आधार पर उन्होंने आरक्षण देने की व्यवस्था की, न कि भारत के समान जातिगत आधारों पर आरक्षण देने की व्यवस्था की। हाँ, केवल दलित लोगों को और जनजातियों को उन्होंने वहाँ पर क्रमशः 27 और 9% आरक्षण देने की व्यवस्था को बरकरार रखा। अब ये बात आती है कि हम जब नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और विश्व के अन्य देश जिसमें एशिया और प्रशांत एशिया और इसके अलावा के देश हैं उनमें सब में तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि केवल युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, दुर्गम भौगोलिक स्थिति से पिछड़े क्षेत्रों के निवासी और लिंग के स्तर पर जो असहाय व्यक्ति जैसे महिलाएं हैं उनके लिए ही विभिन्न राष्ट्रों ने अपने यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की थी। परंतु भारत में जैसे जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है वैसी व्यवस्था कहीं भी विद्यमान नहीं थी। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विविधता और बहुलता के कारण जटिल संरचना वाला भूभाग रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की समस्याएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विभिन्न रही हैं और यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं भी अन्य क्षेत्रों से, विश्व के अन्य क्षेत्रों से अलग रही हैं। और इन्हीं को संबोधित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिभागियों और संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने यह विचार किया कि शासकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था का वर्णन किया जाए। और वस्तुतः यह व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था थी और यह माना गया था कि यह व्यवस्था जो आरक्षण की SC/ST के लिए की जा रही है वह शुरू के 10 सालों यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के आगामी 10 सालों तक के लिए प्रथम चरण में की जाएगी और पुनः उसका आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि क्या इस आरक्षण व्यवस्था से जिन ग्रुप्स को, जिस समूहों को
समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उन्हें वास्तव में लाभ हुआ है या इस योजना में कुछ और परिवर्तन, संशोधन या परिशोधन करने की आवश्यकता है? यदि है तो उसके अनुरूप इसे या तो समाप्त किया जाएगा या आंशिक रूप से कम किया जाएगा या इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर कुछ विशिष्टताओं के कारण या परोक्ष लाभ प्राप्त करने के कारण इसके समाप्त किए जाने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। इस आरक्षण व्यवस्था के पक्ष और प्रतिपक्ष में वह व्यक्ति जो लाभ पा रहा है, जो व्यक्ति समूह जो लाभ से वंचित हो रहा है, उनके मध्य सतत वार्तालाप होता रहता है। परंतु भारतीय समाज में जाति एक सच्ची, जो एक कहते हैं ना, कड़वी सच्चाई है और इससे मुक्ति सरल और सहज नहीं है। आवश्यकता क्या है कि संपूर्ण समाज में वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए यह जो प्रयास आरक्षण के व्यवस्था से किया गया था, इसका उपयोग सजगता से और समय समय पर समीक्षा किया जाने के उपरांत ही किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अधीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज के SC ST OBC सदस्यों, महिला तथा विकलांग और ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। और इसी बीच एक और नया वर्ग जो कि बहुत ही दुखी था आरक्षण व्यवस्था से, और वो ये कहता था कि हमारी भी तो आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में EWS का एक नया वर्ग सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया और जिसके अंतर्गत उसे भी 10% आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में जो आरक्षण की व्यवस्था उभर के आ गई है, वो आ गई है 15% SC, 7% ST, 27% OBC और 10% EWS। इस प्रकार से 59.5% जो पद हैं अशासकीय सेवा में, वो हो गए आपके आरक्षित। और इसी प्रकार का आरक्षण हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी हो गया है। और जो शेष बच रहा है आपका 59.5 100 से घटा दीजिए तो 39.5 जो आता है वह हमारा ये आता है ओपन कैटेगरी में। तो इस स्थिति में यहाँ पर चर्चा के इस बिंदु पर पहुँचते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वास्तविक रूप से जब हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान, हमने विभिन्न वैश्विक संविधानों के विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त और समायोजित और संशोधित करके बनाया है, तो यहाँ पर हम इस बात को नकार देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था है वो विश्व संविधानों से ली है। वास्तविकता यह है कि विश्व संविधानों में कहीं भी जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था का समावेश भारतीय संविधान में स्थानीय आवश्यकताओं को और स्थानीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आरंभ के स्तर पर लिया था, परंतु आज की तारीख में यह समावेश हो गया है, पूर्ण रूप से प्रस्तरीकृत हो गया है पूर्ण रूप से, और इसकी समीक्षा पूर्ण रूप से किए जाने की व्यवस्था किसी भी स्तर पर किसी भी शासन में रहने वाली राज्य सत्ता या शासकीय दल द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि यह एक ऐसा गरम लड्डू है जो कि न खाया जाए न हाथ में पकड़ा जाए, इसलिए इसे छूने से सभी डरते हैं। हाँ, फिर भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने एक नया मानक या एक नई विचारधारा दी। उन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर है, जो कि है, चाहे वो OBC में हो चाहे वो SC ST में हो, इसकी पहचान की जानी चाहिए और उसे लाभ प्रदान करने से वंचित करना चाहिए। और इसका परिणाम यह हुआ कि OBC में क्रीमी लेयर के लिए प्रावधान बन गए, परंतु SC ST में अभी मात्र सुझाव के स्तर पर है और समय समय पर उच्चतम न्यायालय SC ST के क्रीमी लेयर को इस आरक्षित वर्ग से अलग किए जाने के लिए सुझाव देता रहता है। और ऐसा सुझाव वह प्रांतीय सरकारों को, केंद्रीय सरकारों को भी देता है। और ताज़ा तरीन इस प्रकार का सुझाव अभी 2026 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारों को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं चर्चा को विराम करता हूँ और फिर कभी अगले चर्चा में ये देखेंगे कि भारत में आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार से है, उस पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत कैसे लागू होता है
और क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC ST OB पर भी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो किस रीत से होना चाहिए। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और इस पर आपको कुछ और नवीन जानने को मिला होगा। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक करिएगा और इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।